टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज आप लोग के समझ में उपस्थित हुआ हूँ जितने भी साहित्यिक परिचय हैं। ठीक है, खोरठा जो सीजीएल का टाइम अब बहुत नजदीक आ गया है। ठीक, और समय कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों को कम टाइम में कैसे रिवीजन किया जाए। तो हमारा टोटल आपका साहित्यिक परिचय में, साहित्यिक परिचय की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में आपके टोटल 7 दिए हुए हैं। लेकिन नगर पालिका वाला जो एग्जाम हुआ था, नगर पालिका के एग्जाम में हम लोगों ने देखा क्या कि टोटल इसमें बीएन औहदार से भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। बीएन औहदार, ठीक है, तो मैं इसको टोटल 7+1 मान के चल रहा हूँ। टोटल 8 लोगों का परिचय अभी आपके समक्ष एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बस हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले पानरी जी के बारे में। ठीक है, श्रीनिवास पानरी। तो श्रीनिवास पानरी जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है श्रीनिवास पानरी जी के बारे में क्या, तो व्यक्तित्व परिचय। ठीक है, व्यक्तित्व परिचय की बात हो रही है, व्यक्तित्व परिचय। ठीक, तो व्यक्तित्व परिचय में हम लोग देखेंगे क्या कि इनका जन्म कब हुआ। तो व्यक्तित्व परिचय में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ये आपका रिवीजन मोड में वीडियो है, तो जल्दी जल्दी करेंगे कि नाम इनका हुआ था श्रीनिवास पानरी। ठीक है, जन्म इनका 25 दिसंबर 1920, 25 दिसंबर 1920, ये बात को भी आप अच्छे से जानेंगे। अच्छा, 25 दिसंबर 1920, तो 25 दिसंबर को जो है वो क्या मनाया जाता है आपका खोरठा दिवस। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, खोरठा दिवस। अगला है मृत्यु इनकी 7 अक्टूबर 1986 में हुई। ठीक है, मृत्यु 7 अक्टूबर 1986, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं इनके जन्म स्थान पे। तो इनका जो जन्म स्थान था धनबाद जिले के बरवाउड्डा, एक प्लेस है, जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। और कल्याणपुर पोस्ट ऑफिस का नाम था। माँ का नाम दुखनी देवी हुआ और पिताजी का अगर नाम बोले तो शालिग्राम पानरी। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि इनका पुकारू नाम, जो लोग इसको प्यार से बुलाते थे, वो श्रीनिवास ना बोल के चीनिवास बोलते थे। क्या बोलते थे? चीनिवास। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीनिवास पांडवी। तो ये हम लोगों ने देखा उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आ जाते हैं उनकी रचनाओं पे। ये आपका क्विक रिवीजन वाला वीडियो है, तो ज्यादा हम लोग डिटेल में ना बात करते हुए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव मोड पे है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात को आप समझिएगा, भली बात है। चलिए बात करते हैं अगला क्या, बाल किरण। ठीक है, बाल किरण जो थी वो इसकी काव्य रचना थी। काव्य रचना कहने का मतलब कविताओं का समूह। ठीक है, कविता ही आपका बाल किरण में थी। चलिए बात करते हैं अगला तितकी। तितकी है, बाद में ये मैगजीन भी बना तितकी, और तितकी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी, लिखी थी। काव्य संग्रह ये भी है। मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवादित है। चलिए, अनुवाद खोरठा में बोलते हैं उल्था, ये भी आप शब्द से भली भांति परिचित होंगे, उल्था। ठीक है, तो ये किसकी रचना थी? तो कालिदास के मेघदूत जो थी वो कालिदास की रचना जो थी। ठीक है, मेघदूत। और कालिदास जो ये मेघदूत जो लिखी हुई थी ओरिजिनल, वो संस्कृत में लिखी हुई थी। किसमें लिखी हुई थी? तो आपके संस्कृत में लिखी हुई थी। ठीक, उसका खोरठा अनुवाद किया था श्रीनिवास पानरी ने। अगले पॉइंट पे आते हैं, दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति जो कि आपकी काव्य संरचना है। ठीक है, काव्य। वहीं पे हम बात करते हैं रामकथा अमृत के बारे में, वो भी एक काव्य है। अच्छा, रामकथा अमृत में आपको क्या दिखाया गया है? रामायण का पाठ लिया गया है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि रामकथा अमृत में लास्ट सीन कहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ा गया था? कहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ा गया था? तो यहाँ पे है भरत मिलन। भरत मिलन के बाद इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो भरत मिलन, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला आ जाते हैं माला का फूल, ये संयुक्त कविता संग्रह थी। अगला है आंखें गीत। ठीक है, आंखें गीत कविता संग्रह ये भी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उद्वासल कर्ण। ठीक है, उद्वासल कर्ण जो आप लोगों को पहले सीजन के सिलेबस में पढ़ना था, उद्वासल कर्ण। ठीक है, तो उद्वासल कर्ण हो गया आपका एकांकी। एकांकी का मतलब जान रहे हैं, कोई भी नाटक का एक पार्ट। ठीक है, कोई भी नाटक का एक पार्ट आपका हो जाता है, या नाटक भी कह सकते हैं एकांकी को। तो ये आपका आ गया उद्वासल कर्ण नाटक थी, जो कि एकांकी भी कहलाती है। वहीं पे चाबी काठी जो हम लोगों को पढ़नी है सिलेबस में। टोटल चाबी काठी के बारे में क्या है? 20 दृश्य था इसमें। ठीक है, हीरो का नाम आपका शंभू रह गया।
ठीक, वहीं पे कालू राम इसका क्या है, विलेन। ये बात आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। जुगे गीत, ये हम लोग रिवीजन मोड पे वीडियो है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बिल्कुल कम बच रहा है, तो आप एक वीडियो में आपका सारा चीज हो जाएगा। जुगे गीत, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहने का मतलब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ये जो व्यक्ति थे श्रीनिवास पानरी, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो प्रभावित होने की वजह से ये जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या किए थे, काव्य अनुवाद किए थे। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये एक अप्रकाशित रही थी, ये रचना प्रकाशित नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये भी बात आप जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे। रखते भिंजल पांखा, रखते भिंजल पांखा जो कहानी संग्रह थी, वो भी अप्रकाशित रही थी। ठीक है, वो भी आपका अप्रकाशित रही थी। तो ये बात आप जानेंगे कि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन की, इसमें 4 क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन, और पूछेगा कि कौन सा है सो इनका ये अप्रकाशित रहा था रचना। ठीक है, परिजात, ये भी आपका कविता संग्रह है और अप्रकाशित रहा। अग्नि परीक्षा खंड संग्रह, या ये भी जाके अप्रकाशित रहा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आपके श्रीनिवास पानरी जी के बारे में। आगे देख लेते हैं बाबू। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखिए, अच्छा कुछ बच्चे, मैं जब ऑनलाइन में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो ये सब छोटो जी वगैरह आ जाएगा तो हम लोग ऐसे इसको क्या करेंगे, हम लोग जाके जेसीसी को केस ठोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें बच्चे बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि आपको सिलेबस में जो दिया हुआ है, सिलेबस में क्या दिया है, आपका सिलेबस में दिया हुआ है टोटल की साहित्यिक रचना के बारे में, इनका कवि का बारे में आपको पढ़ना है, रचनाकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो जब भैया जब पढ़ना है तो जितनी भी रचनाएं होंगी वो भी हम लोगों को जाननी होगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। समाधान, समाधान जो थी वो आपका खंड संग्रह थी, अप्रकाशित रही, और ये आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी में थी। चलिए अब बात कर लेते हैं मधु जैसे। ठीक, ये आपका कविता संग्रह है, अप्रकाशित रही। हमारा गांव अप्रकाशित रही। भ्रमर गीत अप्रकाशित रही। जहां मेरे गीत अप्रकाशित रही। और छोटो जी, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटो जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटो जी जो थी वो हास्य व्यंग्य थी, और ये भी अप्रकाशित रही। हालांकि देखने को मिल जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, तो आर्काइव में या फिर जहां पे बुक्स वगैरह रहते हैं वहां पे ये सब चीज रचना आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पानरी जी का जो जन्म हुआ था, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पानरी जी का जो जन्म था उसमें टोटल उसका जो जन्मदिन था वो था 25 दिसंबर, और इसी दिन मनाया जाता है आपका खोरठा दिवस। ये बात आप जान रहे हैं। अच्छा, पानरी जी पैसे से क्या थे आपके, पान का गुमटी था उनका। कहाँ पे, तो पुराना बाजार में, पुराना बाजार में पान का गुमटी था, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा से थे। ये बात भी मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी। ठीक, तो चलिए इनका हो गया बात। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। पॉइंट्स क्या है बाबू, तो पॉइंट्स ये है कि पानरी जी का जो था वो काव्यगत विशेषता था, हिंदी और खोरठा दोनों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इनको कुछ उपलब्धियां लोगों ने दी। क्या, खोरठा का भीष्म पितामह कहा विश्वनाथ दसौंधी राज ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला बात कर लेते हैं, खोरठा के वाल्मीकि कौन बोला था, तो रामदयाल पांडे ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बरवा अड्डा जहां इनका जन्म हुआ था उसका बोला था अक्षय बोर कौन, शांति भारत। तो अक्षय बोर का मतलब क्या हो जाता है, तो एक पॉइंट में समझ लेते हैं। अक्षय जो ये है अपभ्रंश है किसका, अक्षय का। अक्षय मतलब जो कभी भी क्षय जिसका ना हो, जिसका क्षय कभी ना हो, ये लिखी थी रचना शांति भारत में। ठीक है, तो चलिए यहाँ खत्म हो गया हमारा श्रीनिवास पानरी जी का इंट्रो। बात कर लेते हैं भुवनेश्वर जी के बारे में। ठीक है, भुवनेश्वर जी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पॉइंट आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट में सबसे पहले उनका परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका व्यक्तित्व परिचय। ठीक, तो व्यक्तित्व परिचय में अगर बात कर लें, व्यक्तित्व परिचय के बारे में बात कर लें, तो इनका जन्म जो है 17 मार्च 1908 को हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनका जो उपनाम था वो था व्याकुल, उपनाम जो था व्याकुल। पता महताड़ी, ठीक है, महताड़ी गिरिडीह। ठीक है, शुरू में ये गिरिडीह में था। ठीक है, बाद में इन लोग का पूरा परिवार जाके विष्णुगढ़ में आ गया। ये भी पॉइंट आप लोग जान रहे होंगे। पिता का नाम बलदेव उपाध्याय, माता का नाम शांति देवी, दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ये भी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक,
बात कर लेते हैं अब हम लोग क्या अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है तो देखते हैं। अगला पॉइंट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगला पॉइंट का बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक, तो मृत्यु की अगर बात कर लेते हैं, ठीक, तो मृत्यु की बात में हम लोग बता रहे हैं कि मृत्यु जो इनकी हुई थी 17 सितंबर 1984, 17 सितंबर 1984। प्रमुख कृतियां क्या थी इनकी, उर्दू और हिंदी में भी थी, ठीक है। सफर का साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता संग्रह थी। कलामे व्याकुल, इस किताब में कलामे व्याकुल से अंग्रेज बहुत ही परेशान थे और बाद में इसको इन लोगों ने जला भी दिया, ठीक है, अंग्रेज जला भी दिए इस बुक को। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला आते हैं तराना ए व्याकुल कविता संग्रह, छोटा नागपुर कविता संग्रह, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं खोटा में इनकी क्या रचना रही, तो मादल ध्वनि मधुर ताल गीत संग्रह थी। वही बात करते हैं मादल गीत संग्रह, किसानों का अंतर्नाद गीत संग्रह, एक बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू वाली हुस्नो इश्क और शायरी, हुस्नो इश्क और शायरी, ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी जो विचारधारा थी वो बहुत प्रगतिशील सोच की थी, प्रगतिशील सोच की थी, ठीक है। विचारधारा इनकी बहुत ही प्रगतिशील सोच की थी। कैसे, तो बाबू देखते हैं हम लोग कैसे थी प्रगतिशील सोच की इनकी विचारधारा, ठीक है। तो विचारधारा इनकी प्रगतिशील रही कैसे, हमार बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े लेके सुन अगली सुन गे खगिया उच्च करीजा आइजे दिन, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि जो उस टाइम में हमारा झारखंड बहुत ही तरह तरह की समस्याओं से गुजर रहा था। समस्याएं किस तरीके की, तो बेरोजगारी थी। समस्याएं किस तरह से, तो लोग हैं तो खाना खा नहीं पाते थे, ठीक है। बात कर ले हमारा जो स्टेट था बहुत ही मिनरल रिच है, खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ पे लोग है तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहते थे, ठीक है। तो उसी में दिखाया कि ये एक बच्चा है जो पढ़ने जा रहा है और पढ़ने के दौरान क्या होता है कि वो खुश होकर बताते हैं कि सुन के अकली सुन के खगिया ऊंच करेजा, मेरा जो करेजा है वो बहुत ही खुशी से ऊंचा हो गया, ठीक है, खुशी से ऊंचा हो गया, और मेरा सीना है जो बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो गया, ठीक है। इस तरह की बात थी। अब बात करते हैं कि व्याकुल जी जो थे 1708 में गिरिडीह के समीप माथाडीह, सेम बात है। अच्छा, उनका जो था जब उनका 6 मंथ के थे तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का नाम था पंडित बलदेव उपाध्याय, ठीक है। 6 मंथ के तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उसका जो पालन पोषण किया था उनके दादाजी ने किया था। दादाजी का नाम था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ये बात भी आप जानेंगे, ठीक है। इन्होंने इसको सिखाया और जो ग्रामर में और लिटरेचर में जो इंटरेस्ट है उनका इन्हीं व्यक्ति के साथ रहने के दौरान हुआ था। कौन थे व्यक्ति, तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि अच्छा 11 वर्ष की आयु में उनका क्या किए थे, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा था तो भाग के कहाँ चले गए थे बाबू, तो भाग के चले गए थे काशी। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब उनकी 11 वर्ष की आयु में थे तो कहाँ भाग के चले गए थे, काशी, ठीक है। उन्होंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा। तो ये पीडीएफ आप बाकी पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुलामी के लिए इन्होंने बहुत ही, जो उस टाइम में हमारा पूरा भारत है सो गुलाम था, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, ठीक है। और ये इनकी जो विचार, ये अंदर के भावना था वो राष्ट्रवादी भावना था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगला। एक इनके साथ बहुत ही अच्छी चर्चा क्या हुई थी कि जब ये जेल में थे, हजारीबाग जेल में थे। कौन से जेल, तो हजारीबाग जेल। तो हजारीबाग जेल में इनकी मुलाकात होती है हिंदी के एक महान व्यक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी ये आपके क्या थे, तो आपके हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, ठीक है। हिंदी के साहित्यकार थे, और हिंदी के साहित्यकार होने की वजह से जब ये रामवृक्ष बेनीपुरी हजारीबाग जेल में इनसे मिले तो वहां पे उनकी एक रचना आती थी कैदी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी रचना आती थी, तो कैदी, ठीक है। तो कैदी में इन्होंने ये उनकी जो रचना थी कैदी नामक पत्रिका से उन्होंने ये इसको निकालते थे। इसके पश्चात उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, किसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और लोगों को ये प्रोत्साहित किए, ठीक। तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और निकल के आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो बोलते थे कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी हुई
भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की कविताएं सुन के बहुत ही प्रसन्नता हुई और ये कवि राष्ट्रीयता इनके अंदर बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीयता इनके अंदर कूट कूट के भरा है। एक नोट पॉइंट करने वाला है कि 1940 में इन्होंने रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में भी ये जाके पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग बिल्कुल गार्ड बांध लेंगे। ठीक, अच्छा, इनको राष्ट्रीय कवि, ठीक है, राष्ट्रीय कवि कहे थे कौन? तो राष्ट्रीय कवि कहने वाले व्यक्ति थे बाबू नारायण सिंह। बाबू नारायण सिंह जो कि उस टाइम के सबसे पहले सांसद थे हजारीबाग से, उन्होंने इसको क्या बोला था? राष्ट्रीय कवि बोला था। अच्छा, आजादी के सिलसिले में ही इनकी मुलाकात 1925 में, ठीक है, यहाँ पे आप कर लेंगे 1925, किससे हुई थी? गांधी जी से हुई थी। ठीक है, और पहले सांसद मैंने बताया राम नारायण सिंह ने इनको क्या बोला था? राष्ट्रीय कवि कह के पुकारा था। अच्छा, इनके साथ एक और इंटरेस्टिंग घटना क्या रही कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनका एक प्रेम प्रसंग चलता है एक विधवा महिला से। उस विधवा महिला का नाम था सरस्वती सुशीला देवी। सरस्वती सुशीला देवी, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सरस्वती सुशीला देवी। और जानते हो ये सरस्वती सुशीला देवी कौन थी? तो ये सरस्वती सुशीला देवी एग्जैक्टली में जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनकी ये भतीजी थी। उनकी ये भतीजी थी और उनसे उन लोगों का जो परिवार था ब्राह्मण था, और ब्राह्मण किनका परिवार था? तो आपके व्याकुल जी के, और जो लड़की थी वो राजपूत थी। तो उस टाइम पे जो रूढ़िवादी सोच था झारखंड में या बिहार कह ले या उस टाइम का भारत था, ठीक है, पूरा का पूरा जो था उस टाइम यही चीज से ग्रसित था। तो उस टाइम में इन्होंने क्या किया था? सब चीज को दरकिनार करते हुए, विरोध झेलते हुए अंतर जातीय विवाह कर लिया। ठीक है, अंतर जातीय विवाह कर लिया। चलिए, ये इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। आते हैं बाबू अगले पॉइंट में। व्याकुल जी के रचनाओं के बारे में हम लोग ने पहले देख ही लिया था। ठीक है, तो इनका जो विष्णुगढ़ में जो रचना चलता था वो कहाँ से चलता था? सुखद खोटा साहित्य कुटीर से। यहाँ से इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी जो कि विष्णुगढ़ में। ठीक है, चलिए, अच्छा, इनकी एक रचना है क्या? नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर कटाकर दम ले। ठीक है, ये बोले थे कि नौजवान क्या कीजिए कि या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है कि बस सर कटा के दम लो। ठीक है, तो वो युवाओं को प्रेरित करने का भी बहुत ज्यादा काम किए थे। ये बात भी आप भली भांति परिचित होंगे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे इनके बारे में। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इनकी कलामे व्याकुल के बारे में। कलामे व्याकुल जो थी, इनकी जो रचना थी, ये विष्णुगढ़ से ही प्रभावित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और वहीं पे बात कर लेकर हम लोग कि व्याकुल जी जो थे, अभी के जो रिसेंट टाइम के हैं, कौन? गजेंद्र महतो जी। इसको बोले थे कि ये आधुनिक काल के कवि रहे हैं। ठीक है, आधुनिक काल के कवि रहे हैं। ठीक है, और आधुनिक काल के कवि का जो शुरुआत है कब से माना गया? 1920 से। वहीं झा जी और दिनेश दिनमणि जी का मानना है, और आकाश खुट्टी का भी मानना है, और बी एन अवतार जी का मानना है कि ये मध्यकालीन समय से रहे हैं। ठीक है, 1900 से लेकर 1950 को इन्होंने मारा है मध्यकाल। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किन्होंने इनको है तो आधुनिक काल का कहा है और किन्होंने इनको आपका मध्यकाल का कहा है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से निकल के आता है और ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए बात कर लेते हैं बाबू नारायण सिंह। बाबू नारायण सिंह मैंने बताया था कि राष्ट्रीय कवि बोला था। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से इनको श्रीनिवास पाणिनि सम्मान भी दिया गया था। ये बात भी आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात, इनकी सारी रचनाओं को जला दिया गया और कुछ है जो सारे अंग्रेज इसको ब्रिटेन ले गए। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होती है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, तो झांसी के बारे में। ठीक है, झांसी के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। झांसी, तो झाजी मतलब कि एक झा, एक के झा मतलब अजीत कुमार झा जी। ठीक है, क्या है देखते हैं। पूरा नाम था इनका अजीत कुमार झा जी, उपनाम झारपात, जन्म 20 जून 1939, मृत्यु 29 सितंबर 2013। जन्म जो था इनका चंडीपुर कसमार बोकारो झारखंड में हुआ था। माता का नाम कुसुम बाला, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। शिक्षा मैट्रिक पेटरवार हाई स्कूल से हुई। स्नातक बोल दे तो कोलंबस। ठीक है, कोलंबस की स्थापना कब हुई थी? ये हजारीबाग में है 1899 में। ठीक है, 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। ये
आप लोग को जान रहे रिवीजन मोड है। अजीत कुमार झा, उपनाम झारपाल, जन्म का जो समय था 20 जून 1939, मृत्यु 29 सितंबर 2013, जन्म स्थान चंडीपुर कस्बा बोकारो, माता का नाम कुसुमबाला, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, और मैट्रिक इन्होंने पेटरवार, पेटरवार कहाँ बोकारो में पड़ता है, बोकारो जिला में। स्नातक इन्होंने हजारीबाग से किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, इन्होंने 1964 में, ठीक है, डुमरी टंगराडी उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान शिक्षक के लिए इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, साइंस के लिए। कहां से, तो टंगराडी उच्च विद्यालय गुमला। ठीक, वहीं बात कर लेते हैं रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में भी इन्होंने काम किया। बाद में 1975 में पीटीपीएस कौन सा हो जाएगा, तो आपका पतरातू थर्मल। ठीक है, पतरातू थर्मल से इन्होंने स्टोर कीपर के रूप में भी काम किया और 1999 में उनकी यहां से क्या हो गई, तो इनकी यहां से रिटायरमेंट हो गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सम्मान के नाम पे इनको क्या मिला। तो सम्मान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि इनको कौन कौन सम्मान मिला। तो सम्मान था शताब्दी राष्ट्रभाषा रत्न, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, मौसमविद सम्मान, नौरंग सम्मान और महादेशोत्तम सम्मान। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सम्मान इनको मिला। 5 शताब्दी राष्ट्रभाषा रत्न, ठीक, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, मौसमविद सम्मान और नौरंग सम्मान। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहां तक तो हम लोग का हो गया था नौरंग सम्मान तक। बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, ये सब तो हम लोग चर्चा कर लिए, शताब्दी, ठीक है, चर्चा कर लिए हम लोग, शताब्दी कर लिए, राष्ट्रभाषा कर लिए, मैथिली शरण गुप्त कर लिए, मौसमविद विज्ञान कर लिए, नौरंग सम्मान कर लिए, महादेशोत्तम कर लिए, ज्योतिष विद्युत सम्मान अभी हम लोग जान रहे हैं, और सपूत सम्मान। इतने सम्मान इनको मिली थी। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, रचनाओं से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। तो बात कर लेते हैं छोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, ये एक ग्रामर की बुक है, व्याकरण की बुक है। ठीक है, व्याकरण की किताब है, व्याकरण की किताब है, और ये व्याकरण की किताब है जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। वही बात कर लेते हैं अगला, छंद रस अलंकार। अच्छा, एक बहुत अच्छी इनकी नाटक लिखी हुई है, मेका मोका मेकी ना मेटा माट। ये जो नाटक थी बहुत लंबी थी, बहुत लेंदी थी, इसलिए इतना प्रसिद्धि ये नहीं पा सकी। ठीक है, हालांकि हम लोग को पढ़ना है, कहीं कहीं पे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्धि है तो नहीं मिल पाई। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाज के सर्जित निशैन। देखिए निशैन का कहने का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, कि समाज के लिए क्या सीढ़ी का काम किया, ये आपकी खंड काव्य थी। ठीक है, निशैन जो है, निशैन का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी, लकड़ी वाला सीढ़ी जानते हैं, ऐसे करके लकड़ी रहता है बांस वाला, और ऐसे करके सीढ़ी बनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला है छोटा कांटे के पदे खंडी और गदे खंडी, दोनों इन्हीं का है, एक ही छाता। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है साहित्य सर्गट, उपन्यास है, कविता पुराण, बाल कविता है। ठीक है, इतनी रचनाएं होगी इनकी। चलिए कुछ चीज और देखते हैं कि पत्रिका और भी, पत्रिका के अलावा इनका कुछ और भी रचना रहा है जो भी इन्होंने ही लिखी है। जैसे देख लेते हैं, खोटा गजपत संग्रह, दू डायर जीवुल फूल, दू डायर पारस फूल, खोटा लोक कथा, एक टोकी फूल और तितकी पत्रिका, ये सारी रचनाएं इनकी रही है। ठीक है, सारी रचनाएं इनकी रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा आगे, क्या देखते हैं, इनका एक सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, एके झांसी का एक सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, उस सिद्धांत का नाम था क्या, धरा गगन सिद्धांत। धरा गगन सिद्धांत, ठीक, तो धरा गगन सिद्धांत क्या कहता है, तो धरा गगन सिद्धांत जो था उसमें बोला गया था कि ये जो इनमें लगभग ना, ये लगभग कितना ये अपना समय दिए थे, तो आपका लगभग जाके मोटा मोटी अगर इसमें बात कर देते हैं हम लोग, तो मोटा मोटी ये 48 वर्षों का खोज अपना बताए थे। ठीक है, और आपको पता है इसको मौसमविद भी कहा जाता था, मौसम के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक है, मौसम के बहुत बड़े जानकार थे, तो 48 वर्षों तक इन्होंने इसमें अहम योगदान दिया, और धरा गगन सिद्धांत भी जो था ये इनका था। ठीक, वही बात कर लेते हैं, ये मानवता विचारधारा के पोषक थे। दूसरा, झाजी ने खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ये कोठार जो है आपका रामगढ़ में है भैया, और इसकी स्थापना भी की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि झाजी ने कौन सा क्षेत्र कमेटी बनाया था, तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। दूसरा,
कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 13 अप्रैल 1982, 13 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं कि झाजी ने खोरठा के अलावे हिंदी बांग्ला में भी रचना किया है। ठीक है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे झाजी जो थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो इनकी जो रचना है हिंदी में भी थी, आपका बांग्ला में भी थी, और उसके साथ साथ देखिए बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, खोरठा, मुंडारी, संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, अंग्रेजी, सब तरह की भाषाओं में इसका बहुत ज्यादा पकड़ था। आप समझ सकते हैं कि कुछ भाषाएं जो थी वो क्षेत्रीय भाषाएं थी, कुछ भाषाएं जो थी वो जनजातीय थी। जैसे संथाली हो गया आपका जनजाति भाषा, खोरठा हो गया आपका क्षेत्रीय भाषा, लेकिन हर एक भाषाओं पे इनका बहुत ही अच्छा कमांड था। ठीक है, तो इन कमांड के कारण से ये भाषा के बहुत बड़े जानकार कहलाते थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि झाजी ने बहुत सारा आंदोलन भी चलाया था कि खोरठा को हम लोग को खोरठा के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, बात अगर खोरठा भाषा की पढ़ाई की हो तो खोरठा भाषा साहित्य जन आंदोलन का भी रूप जो था इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, इन्होंने तैयार किया था। तो एक झा का नाम हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, 1980 में क्या हुआ था कि रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू तो हुई, लेकिन खोरठा भाषा को बहुत ही खराब नजर से देखा जा रहा था। ठीक है, बहुत ही उपेक्षित किया जा रहा था। तो उपेक्षित करने के कारण से लोगों ने क्या कहा, एक झा जैसे व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, खोरठा भी जो है हमारी अपनी भाषा है, हमारी मिट्टी की भाषा है, इसको है तो हम लोग चाहे सिलेबस में डालने के लिए जोर क्यों नहीं लगाना पड़ा, और पूरी ताकत के साथ उन्होंने खोरठा भाषा को उचित स्थान दिला दिया। और सबसे पहला जो सत्र स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1982-84 में इन्होंने एमए का सत्र पढ़ाई जो था वो स्टार्ट किया था, और टोटल इसमें 6 विद्यार्थी पहली बार इसमें एडमिशन लिए थे। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है विश्वनाथ दसौंधी राज। देखिए क्या है बात, विश्वनाथ दसौंधी राज की बात करें। ठीक, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो आपके जन्म उनका हुआ था 15 अप्रैल 1943 को। ठीक है, कहा मृत्यु था 16 अक्टूबर 2009 को। जन्म था उसका भटपुरना कतरास, उपनाम राज, जो इनका टाइटल दिया गया था विश्वनाथ दसौंधी राज। ये आप बात भली बात समझ रहे होंगे। माँ का नाम फूटा देवी, बाप का नाम मुखराज दसौंधी। वहीं पे इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की थी कहां से, 1963 में गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल 1963। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला बीए इन्होंने कहां से की थी, तो आरएसपी कॉलेज झरिया 1967। इन्होंने हिंदी में कर क्या रखी थी आपका मास्टर। ठीक, वही डीप इन एड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीप इन एड डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने ये भी कर रखा था। तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। कहां से किए थे इन्होंने, देवघर से 1970 में। देवघर से इन्होंने किया था 1970 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि 1970 में होने के बाद दसौंधी राज की रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या रही, कार्य क्या था इनका। तो कार्य में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है बाबू सम्मान। एक जो है वो सम्मान क्या था कि इसको राज्यपाल जो उस टाइम के थे सैयद सिद्दरत जी 2006 में रांची में इनको भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची 2006 में सम्मानित किए गए थे। ठीक है, श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में। और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा 1992 में इनको क्या दिया गया था, तो आपका श्रीनिवास पानरी सम्मान। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको लिख दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि समय है अब बहुत लास्ट टाइम है, तो कैसे इनको रिवीजन करना है। भागजोगनी बात कर लेते हैं। भागजोगनी उपन्यास थी 2004 में, बालीडी से प्रकाशन हुआ था। अजगर हम लोग को पहले पढ़ना था, 2 संस्करण आया था इसका 2004 और 2020 में। ठीक है, 2004 और 2020 में बालीडी से हुई थी प्रकाशित। ढलती सांझ का सूरज हिंदी उपन्यास था। वेदना के पंख हिंदी उपन्यास था, और ये कविता संग्रह थी। देखिए बात पकड़िएगा इसको। ठीक है, ढलती सांझ का सूरज उपन्यास और वेदना के पंख जो थे कविता संग्रह थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दोनों ये थी आपकी हिंदी में। ठीक है, दोनों जो थे हिंदी में था। पुटुस और पारस कविता संग्रह कब हुआ था, 2004 बालीडी खोटा कमेटी। माटी की पुताई कहानी संग्रह। घुर मुंडली बेलतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लघु कथा थी, और 2005 में बालीडी से ही इसकी प्रकाशन हुआ था। ठीक है, बिहार भूमि बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम का हिंदी पत्रिका थी, जो कि कतरासगढ़ कहाँ पे है भैया, तो कतरासगढ़ आपका है धनबाद में।
चलिए बात कर लेते हैं तेतरी के लिए। तेतरी भी आपका उपन्यास था और तितकी पत्रिका थी जो 1977 में आई थी, पहली संपादन। ये बात भी याद रखेंगे कि विश्व दसौंधी जी राज जो थे, विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे, उनकी पहली पत्रिका जो थी तितकी पत्रिका, उसका पहला संपादन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं विश्वनाथ नागर की। तो विश्वनाथ नागर के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी जन्म तिथि कब थी। तो जन्म तिथि जो थी बाबू इसका 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939। चलिए 7 जनवरी 1939। चलिए पता इनका गांव जो था मुदा, जिला धनबाद। पिता का नाम था जादू रवानी, माँ का नाम था फुलमणि देवी। शिक्षा इंटर तक किए हुए थे और ये पेशे से एक किसान थे। इनकी जो साहित्यिक प्रवृत्ति रही वो थोड़ी प्रकृति छायावादी थी, आत्मनिष्ठ भाव से ये प्रेरित थी। ठीक है, आत्मनिष्ठ भाव से प्रेरित थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, क्वेश्चन पूछता है कि रंगा लाठी जो थी उसकी उनका जो संपादन है उसका ईयर पूछता है 61 से लेकर 69 तक। ठीक है, रंगा लाठी। डिंडल पाता जो था कविता का संग्रह। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सुलग साई। सुलग साई जो था महाभारत के प्रमुख पात्र जो था कर्ण, उसके जीवन पे था। और इसमें जो सुलग साई है उसमें टोटल 11 सर्ग पाए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, 11 सर्ग पाए जाते हैं। खयाम, आप जान रहे हैं खयाम उस टाइम के बहुत ही बॉलीवुड सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बहुत सारी रचनाएं हैं, गाना है, आप लोग उसको सुने भी होंगे, बहुत ही आपका मजेदार है। तो ये एक्चुअली बेसिकली खयाम जो थे, इनकी जो टच था सूफियाना टच था। इसके गाने सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो खयाम तो मधुर गीत, खयाम के मधुर गीत जो है वो खयाम ये क्या था, खोटा उल्था था, अनुवाद था। ये भी यहाँ बात याद रखेंगे कि ये भी उल्था था। ठीक है, उल्था। और जो अगला था झींगापुर, बहुत इंपॉर्टेंट। झींगापुर जो था ये आपका नागर जी के गीतों का संग्रह था और ये भी रही है आपकी अप्रकाशित। तो इतनी बातें हम लोगों ने जान ली किनके बारे में? तो विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ नागर जी के बारे में हम लोगों ने जान ली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में। तो अगले रचना में हम देखते हैं क्या है कि दैनिक आवाज, दैनिक आवाज। ठीक है, अगला दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोटा, 7 जून 1922। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली, ये एक्चुअली आंगन है, घर आंगन की बोली खोटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं में आता है। एक इसकी है क्या, खोटा भाषा का लोक साहित्य एक विवेचन। क्या विवेचना की गई है लोक साहित्य के बारे में, वो भी बात है इसमें भली भांति समझाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि इनका जन्म के बारे में ही है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, आकाशवाणी में। इन्होंने, अच्छा इन्होंने क्या किया था, 3-4 व्यक्तियों के साथ मिलकर, कौन कौन? श्रीनिवास पानरी, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज, श्रीनिवास पानरी, विश्वनाथ दसौंधी राज, नारायण महतो, नरेश नीलकमल जी, इन और विश्वनाथ नागर जी, इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया था, लोक सेवा संघ। ठीक है, लोक सेवा संघ। लोक सेवा संघ में इन्होंने एक खोटा साहित्य समिति भी बनाया। दूसरा 1957 में ही, ठीक है, इन्होंने आकाशवाणी में क्या किया था, आकाशवाणी में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे क्वेश्चन की आकाशवाणी की रांची की स्थापना कब हुई थी, तो 1957। और वहां पे इन लोगों की रचनाओं के बारे में जिक्र किया जाता था, प्रसारित होता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है खोटा साहित्य समिति की रचना भी इन्होंने की थी, उसका सचिव बनाया गया था इसको। और सचिव बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सचिव बनाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर श्रीनिवास पानरी, सॉरी डॉक्टर नहीं होगा, श्रीनिवास पानरी जी, खोटा साहित्य समिति के लिए। ठीक है, तो वहीं पे बात कर लेते हैं कि इनका जो 1961 के टाइम से ये अभी तक जारी है रचनाओं का सिलसिला। ठीक है, बाकी है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ के लोग के बारे में कुछ चर्चा किए थे कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। छल पेच जानी नाय, सीधा सपाट मानुस। मतलब हम लोग जो है यहाँ के झारखंड के लोग हैं वो छल कपट जानते नहीं है और क्या है, सीधा सपाट मानुस है। ठीक है, और वहीं पे है कि वही राय संगे तीर धनुष। ठीक है, जही दिन वही रात, मतलब जहां दिन होता है हम लोग का स्टार्ट, वही रात हम लोग गुजार देते हैं। ठीक है, और क्या दूसरी बात कि हम लोग जो है वो संगे अपना रखते हैं तीर धनुष। ठीक है, हम किसको इसको डेडिकेट कर रहे हैं, तो आपका तिलका मांझी को डेडिकेट कर रहे हैं, बिरसा मुंडा को डेडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे
महापुरुष थे, इस तरह के विचारधाराओं से आते थे। और वैसे ही हमारा जो दिन शुरुआत होता था, रात शुरुआत होती थी, वहीं भी होती थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि अगला कि बोली हमारा सहज सुंदर, जो हमारा बोली है बहुत ही सहज है, बहुत सुंदर है। बाछी गीते फूटे मुक्त कंठ है, मतलब हमारा जो कंठ में है बहुत ये है मृदुलता है। ठीक है, बहुत ही मीठी वाणी में हम लोग बोलते हैं। तो ये झारखंड के बारे में इन्होंने बताया है, झारखंड के लोगों का इस तरह का ये है। ठीक है, चलिए अगला है शिवनाथ परमानिक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। शिवनाथ परमानिक जी, जिनका उपनाम हुआ क्या, मानिक। उपनाम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है बाबू, मानिक। अच्छा, इनके जन्म को लेकर थोड़ी सी देखी गई है क्या, तो कंफ्यूजन, जन्म को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन। वो जो दौर था उस टाइम पे क्या उतना तो लोगों को, अभी बोला जाए तो हम ही लोग के बारे में माता पिता नहीं कह सकते हैं कि कौन से डेट में पैदा हुआ, आज बर्थडे का कंसेप्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। तो इनके डेट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन देखी गई है। क्या देखी गई है बाबू, तो देखते हैं कि उपनाम इनका मानिक था। ठीक, जन्म था 13 जनवरी 1950, लेकिन एक बुक थी, रचना थी दूर डाये जिरुल फूल, जिसमें यह तिथि बताई गई है 13 जनवरी 1949। तो क्वेश्चन आपके पास जिस तरीके से रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे और इसको टिक लगाएंगे। अगला बात कर लेते हैं जन्म स्थान, बैदमारा बोकारो, वर्तमान पता खोरठा कुटीर, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके घर का नाम हुआ खोरठा कुटीर। ठीक है, स्नातक तक इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, लेबर ऑफिसर में ये डिप्लोमा किए हुए थे। ठीक है, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा। दूसरा, तिनकी देवी इनके माताजी का नाम था और पिताजी का नाम था मुरलीधर परमानिक। ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, नहीं तो इस पे एक साहित्यकार पे एक वीडियो बनता है। ठीक है, फिर भी वीडियो का लेंथ हमारा हो गया है 36 मिनट। अभी का जो टाइम है 36 मिनट हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट में सब कुछ समेट दूं। बात कर लेते हैं 1968 में हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास किए। बोकारो इस्पात, बोकारो स्टील सिटी जो था, वहां पे जाके इन्होंने कारखाना में नौकरी करने लगे। अच्छा, वहां पे काम क्या करते थे, तो 1992 में ये हिंदी अनुवादक हो गए और हिंदी अनुवादक के रूप में ही 2009 में वहां से रिटायरमेंट ले लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट है कि इनकी रचनाएं जो थी हिंदी में आती थी। दूसरी बात, ये खोटा क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा। ये बोकारो स्टील में जो काम करते थे तो 1992 में हिंदी अनुवादक बने और बाद में ये 2009 में वहां से रिटायर किए। बहुत इंपॉर्टेंट रचना रुसल पुटुस 1986, दामोदर कोराय, आप लोगों को पढ़ना होगा, दामोदर के कोरा में, कोराय का मतलब होता है कोरा में, तो दामोदर कोराय, मौलिक एवं खंडकार 1986 में। तातल हमाल की अगर बात करें तो कविता संकलन 1998, मैच गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है 2013 में इसकी रचना हुई थी, और खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ। तो बात कर लेते हैं बाबू की जो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं देखिए, रुसल पुटुस 86, दामोदर कोराय मौलिक खंडकार 1986, तातल हेमाल कविता संकलन था 1998, मैच गंगा आपका महाकाव्य है, और खोटा लोक साहित्य जो है आपका विवेचन ग्रंथ है। ठीक है, विवेचन ग्रंथ कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई चीज का विवेचना किया जाए, सोचा समझा जाए, इस तरह की चीजें इसमें ये शामिल किए थे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है बाबू, सम्मान। सम्मान इनको 4 मिला और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देख लेते हैं। पहला, जमशेदपुर में इनको काव्य भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये पॉइंट आप जान रहे होंगे। जमशेदपुर में, तो जगह का नाम पूछ देता है कि काव्य भूषण जो है उनको कहां से मिली थी, तो आपका जमशेदपुर में। वहीं सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार मिला था झारखंड सरकार की तरफ से 2018 में। बात कर लेते हैं त्रिपुरा पांडु जी स्मृति साहित्य सम्मान 2019 में खोटा साहित्य संस्कृति की ओर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। परिवर्तन सम्मान चतरा से मिला था इनको, परिवर्तन सम्मान। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सम्मान इनको मिला था, तो ये बात भी आप भली भांति परिचित होंगे। आ जाते हैं बाबू अगले पॉइंट पे। खोरठा में जो थे ये बहुत ही ओजस्वी कवि के साथ साथ मंचों पे जोरदार तरीके से खोरठा का ये प्रचार प्रसार करते थे। इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही ठेठ थी, ठेठ मतलब कि एकदम अपना देसीपना में नजर आता था। ठीक है, देसीपना नजर आता था। इनकी जो रचना थी मातृ माटी और मातृभाषा, ठीक है, ये किसको समर्पित थी, परमानिक जी को। ठीक है, जो भाषा स्वर के धनी, जिनकी रचना मातृ माटी और मातृभाषा को समर्पित, परमानिक जी भी जनवादी कवि थे। ठीक है, परमानिक जी को यह समर्पण हुआ था। इन्होंने माँ माटी मातृभाषा मानव को अपनी रचना के केंद्र में रखा और इनकी रचनाओं में जनवाद, मानववाद और देशभक्ति साफ साफ झलकती है।
तो ये बात भी आप लोग यहाँ से जान जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग किसका, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में श्याम सुंदर महतो जी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था कि बोकारो इस्पात में ये कार्यरत थे, ठीक है, रिटायर हुए, ये बात हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और खोरठा में बोला है कि इसके रचनाओं में खोरठा का भंडार लगातार बढ़ता है और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, और प्रेमी खोरठा साहित्य के प्रेमियों के लिए इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही सुलभ है, सरल है, लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रही है, ठीक है। चलिए अगला है श्याम सुंदर महतो जी के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा नहीं हुआ, 10 मिनट में हम लोग इसको समेट देंगे। चलिए बात कर लेते हैं श्याम सुंदर महतो जी के बारे में। तो श्याम सुंदर महतो जी का परिचय जान लें। इनका जो टाइटल हुआ बाबू वो हुआ श्याम, टाइटल कह लीजिए, उपनाम कह लीजिए, वो हुआ श्याम, ठीक है, श्याम सुंदर महतो श्याम। इनका जन्म तिथि सेम इनका भी उसी तरह से है, 3 सितंबर 1939, दूर डायर जरूरपुर में दिया गया है तिथि। और नहीं, इनका जन्म तिथि जो है 3 सितंबर 1939 और दूर डायर जरूरपुर में इसका तिथि 5 सितंबर 1936 दिया गया है। तो आपको जिस तरह का वहां पे ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इसका क्वेश्चन मार लेंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं जन्म स्थान, गांव खेमसी बोकारो, ठीक है, गांव खेसवी बोकारो गोमो में, ठीक है, धनबाद। माँ का नाम गंगामणि देवी, पिता का अगर बात कर ले तो केदारनाथ महतो। तो ये थी इनकी बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो मैट्रिक परीक्षाएं कहां से किए थे, तो आजाद हाई स्कूल गोमो, ठीक है, 1956 में। स्नातक संत कोलंबस कॉलेज से किए थे 1960 में। नौकरी किए थे बोकारो स्टील प्लांट में, और वहां क्या काम था उनका, वरीय निरीक्षक। वरीय निरीक्षक मतलब जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर या कह लीजिए इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो लोगों का निरीक्षक करते हैं, वो सीनियर मोस्ट पोस्ट से इनकी रिटायरमेंट हुई थी, ठीक है। और अभी आज की डेट में ये सेवानिवृत्त ले चुके हैं, इनका रिटायरमेंट हो चुका है। सम्मान के नाम पे अगर बात कर ले बाबू, तो इनको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान मिला था, राष्ट्रभाषा पुरस्कार, श्रीनिवास पालवी सम्मान, अखरा पुरस्कार, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा इनको सम्मान एवं प्रशंसा पत्र मिला था, ठीक है, प्रशंसा प्रशस्ति पत्र जो इनको है सम्मान के रूप में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट सम्मान पता जान लेंगे आप। बात कर लेते हैं इनकी मुख्य कृतियों के बारे में। तो क्या है, मुक्ति की डहर, मुक्ति की डहर जो था बाबू डिपेंड था किस पे, शक्तिनाथ महतो, जो कि विनोद बिहारी महतो जो थे उनके सहयोगी थे। कौन, शक्तिनाथ महतो, ठीक है, विनोद बिहारी महतो के सहयोगी थे शक्तिनाथ महतो। तो उनकी जीवनी के बारे में ये मुक्ति की डहर है, ठीक है, मुक्ति की डहर है। वहीं पे बात कर लेते हैं चिड़राग मुंडे बेल, फुटकर कविता संग्रह है। तोय और हम जो है 45 कविताओं का संग्रह है। खोटा बृहद प्रकृत साहित्य और खोटा लोकगीत, सारी रचनाएं, सारी कृतियां जो थी इन्हीं की थी। वही आगे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, कौन सी, तो आदिवासी वनवासी क्यों, ठीक है, जो आदिवासी हैं वो वनवासी या वन में निवास करने वाले ही क्यों हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर रचना है आदिवासी वनवासी क्यों। मित्रता की मिठास और विचारधारा जो थी इनकी वो क्या थी, जनवादी। जनवादी कहने का क्या मतलब है कि ये क्या लोगों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। श्याम सुंदर महतो खोटा जगत में प्रसिद्ध नाम है, और इन्होंने बहुत तरह की क्या रचनाओं का ये किया है, रचना किया है इन्होंने, कहानी, कविता, लेख, नाटक, रिपोर्ट, जीवनी, 3 तरह की रचनाओं पे इनका बहुत ज्यादा पकड़ था। बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। विद्यार्थी काल से ही श्याम जी बहुत ही लिखते आ रहे थे, और इन्होंने क्या लिखा था, विनोद बिहारी महतो का जो दहना अर्थ था, क्या दहना अर्थ कौन, शक्तिनाथ महतो, ठीक है, शक्तिनाथ महतो हो जाएगा, शक्तिमान लिखा गया है, शक्तिनाथ महतो, ठीक है। उनके दाहिने हाथ का जब लुटेरों ने, झारखंडी लुटेरों ने उनके हत्या कर दी थी, तो इन चीज से इनको बहुत आहत हुआ, और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने उस पर एक रचना रच डाली जिसका नाम था मुक्ति डहर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बात कर लेते हैं डॉक्टर बी एन औधार की। तो डॉक्टर बी एन औधार मतलब कि भोगनाथ औधार, ठीक है, भोगनाथ औधार। तो बी एन औधार जो कि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भैया जन्म कब हुआ, तो 2 सितंबर 1992। जन्म स्थान आपका ग्राम जो है चेटर जान रहे होंगे, पोस्ट, और इसका जिला हो गया रामगढ़, ठीक है। बाप का नाम क्या होगा, तो माधव औधार, माए का नाम रूपा देवी। शिक्षा हुआ स्नातक विज्ञान तक बीएससी किए हुए थे। दूसरा एमए जो था, एमए खोरठा किए थे 1986 में। उसके बाद इन्होंने हिंदी में भी एमए किया 1994 में। ये बात आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टीआरएल करने का क्या मतलब हुआ बाबू,
तो जनजातीय ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज ना, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज TRL, TRL ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज रांची कोटा में ये विषय पढ़ा रहे थे क्या, तो आपका कोटा पढ़ा रहे थे। ठीक है, और जहां ये 2017 में जाके इन्होंने वहां से रिटायरमेंट इनको मिल गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत योगदान इनका था, क्वेश्चन वहां से पूछता है। दूसरा बात कर लेते हैं कि कृतियों पे, तो अनुदितांजलि जो थी 2006 में लिखी गई थी। दुष्यंत कुमार बहुत फेमस नेम है, बहादुर शाह जफर बहुत ही गजल के लिए फेमस थे, तो उनका खोटा अनुवादन किए थे, उनकी रचनाओं को खोटा अनुवादन या खोटा उल्टा कह सकते हैं। अच्छा, इनका निबंध पढ़ना है हम लोग को, टोटल 12 निबंध था इनका। 12 निबंध में हम लोग को जो साहित्यिक निबंध में पढ़ना है, हमारे सीजन वाले सिलेबस में 2 है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार सरसरी निगाह मार लेंगे कि 12 रचनाएं इनकी कौन कौन थी। ठीक, क्योंकि पूछ देता है। 1990 में प्रकाशित थी, प्रकाशित करने वाला जो संस्था था उसका नाम था जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार। बिहार सरकार यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे ये जो झारखंड था अलग नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए, खोटा भाषा साहित्य उद्भव विकास 2007 में प्रथम संस्करण। ठीक, 2007 में प्रथम संस्करण। बिहार बी एन नौदार द्वारा लिखी गई कहानियां, करंजपुर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सोंद माटी टान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वाक झोंका बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने क्या लिखा, यात्रा वृत्तांत कहने का क्या मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी हिस्टोरिकल प्लेस या किसी टूरिस्टिकल प्लेस पे जा रहा हो तो वहां से उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके बारे में उन्होंने क्या अनुभव किया, उन अनुभवों का साझा हमारे साथ जो करते हैं वो आपका किसके साथ करते हैं, यात्रा वृत्तांत के साथ करते हैं। तो वही साझा करने वाले अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा था छोटा नागपुरे के नैनीताल नेतरहाट में। नेतरहाट आप लोग जान रहे होंगे, भली भांति परिचित होंगे। नेतरहाट एक आपका रेसिडेंशियल स्कूल है। ठीक है, उस रेसिडेंशियल स्कूल में बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर दे रखे हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा थी। शब्द चित्रण अगर बात कर ले तो रईस का बहुत इंपॉर्टेंट है, रईस का। और एगो कुकरे के आत्मकथा, एगो कुकरे के आत्मकथा, एक कुत्ता है वो अपनी आत्मकथा कैसे बता रहा है, ये आपका शब्द चित्रण था। ठीक है, काव्य में इंपॉर्टेंट है उठ जाग झारखंडी और हमार चिर संगी बतास दूत, हमार चिर संगी और बतास दूत, तो बतास दूत ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो आप इसको जरूर से देख लेंगे। मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड आपके टेलीग्राम में। जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरा टेलीग्राम ID क्या है, वो ये सर्च कर सकते हैं विनोद सर करके। ठीक है, टेक्स्ट बुक यहाँ सर्च कीजिए, सारे रचनाओं को जो सारा इसका PDF में एक साथ वहां पे अपलोड कर दूंगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बाबू ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी निबंध पे। कोठाओं का जो निबंध था 12, जो मैंने बताया था कि ये निबंध जो है एकल निबंध है, और इनका रचना जो डॉक्टर बी एन नौदार ने किया था। प्रकाशन का ईयर भी बताया था 1990 है, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, वही प्रथम संस्करण 1990 और सेकंड संस्करण की अगर हम लोग बात कर ले तो 2016 में इसका सेकंड संस्करण आया था। इंपॉर्टेंट इनकी रचनाओं का अगर बात कर ले खोटा निबंध में तो क्या क्या था, तो एक बार सिंपल सा देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। सब टाइम चले, ठीक है, पिंगाटी थी मतलब व्यंग्यात्मक था। बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, मतलब एक देखिए बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा है जो व्यंग्यात्मक थी। तो जैसे एक बात होती है कि जैसे हिंदी साहित्य है, ठीक है, या हिंदी ग्रामर है, तो वहां हम लोग समझते हैं कि जो लिंग है वो उसका बारे में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो शब्द के थ्रू डिसाइड करते हैं। लेकिन खोटा में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, उसी के बारे में बताया गया है कि बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। जैसे हवा बहती है पवन, हवा बहती है पवन चलता है, हवा बहती है पवन चलता है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हिंदी में दोनों का मतलब एयर ही है, लेकिन क्या दोनों में क्या हो रहा है, शब्द के बदल जाने से उसका लिंग है तो बदल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले खोटा में तो हवा चलो है, अब वो क्या है उसके बारे में हमको नहीं, एक ही लिंग रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। बचका बगरा काम का मतलब बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, काम है तो कम होता है उससे। ठीक है, ये भी आपका व्यंग्यात्मक था। सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय एकता वैचारिक निबंध था। एक वो कुकरे का आत्मकथा मैंने बताया था कि ये भी आत्मकथा शैली के टाइप में था, तो ये अब इसके साथ साथ एक वो कुकरे के आत्मकथा जो है वो शब्द चित्रण में भी आ जाएगा। ठीक है, कहा शब्द चित्रण में भी इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे कि इसका आंसर क्या मानना है। ठीक, चलिए लास्ट हम लोग का आ गया
इंपॉर्टेंट कि क्या है इनका, क्या क्या था। हाँ, उधर 5 हो गया, बाकी इधर देख लेते हैं। 12वां का नाम प्रेमचंद साहित्य के समाज सुर से तांत्र योगदान। ठीक है, भाई बहन के शुभ प्यार प्रतीक कर्म, ये हम लोग को पढ़ना है सीजीएल में। ठीक है, और फूल कर सरहुल, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये भी हम लोग को पढ़ना है हम लोग का सीजीएल में। छोटा नागपुर नैनीताल नेत्राहाट, ये मैंने बताया यात्रा वृत्तांत रही है। और हामिद के संस्कृति और टक्कर ऊपर संकट वैचारिक खोटा लेखन परंपरावादी और जनवादी समीक्षा और हामे खड़ा हूं। तो ये आपका टोटल 12 हो गया और यही आपका टोटल, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। टेक्स्ट बुक से आप जुड़े रहें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नया वर्ष आप लोगों के लिए एक नया हर्षोल्लास लेके आए। तो चलिए, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।